हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट का पार्ट 112 देखेंगे। इस सीरीज के 111 पार्ट जो है हमने अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपके यूके ट्रिपल एस सी के ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, कनीज सहायक, ये जितने भी आपके ग्रुप सी के एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण हैं। गाइज, आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? तो देखिए, इसमें पहले सुमित्रानंदन पंत जी की जो जो रचना आपको आती है वो देख लीजिए। ठीक है, उत्तरा ये सुमित्रानंद पंत जी की है, पतझर, अतिमा। ठीक है, समर्पण जो है वो नहीं है। समर्पण किनकी है? तो समर्पण है माखनलाल चतुर्वेदी की। किनकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल चतुर्वेदी का ये जो है एक काव्य संग्रह है। ठीक है, अगर इसकी विधा पूछे तो आप याद रखना ये क्या है, एक काव्य संग्रह है। अब बात करें, देखिए, सुमित्रानंद पंत से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। इनको जो है साहित्य अकेदमी पुरस्कार कब मिला था? ठीक है, इनको साहित्य अकेदमी पुरस्कार जो है वो कब मिला था? तो ये मिला था इनको 1960 में। किस रचना के लिए मिला था? तो आप याद रखना, कला वे बूढ़ा चांद के लिए। ठीक है, कई बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, किस रचना के लिए मिला। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में मिला था, कला वे बूढ़ा चांद के लिए। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत जी को कब मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको 1968 में। और किस रचना के लिए मिला था? तो ये मिला था इनको चिदम्बरा के लिए। किसके लिए मिला था इनको? चिदम्बरा के लिए। उसके अलावा देखिए, एक और आप याद रखेंगे, सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार। ठीक है, सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार। ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये मिला था इनको 1965 में। ठीक है, और लोकायतन के लिए मिला था। किसके लिए? लोकायतन के लिए मिला था। पद्म भूषण पहले एग्जाम में पूछा गया है कि सुमित्रानंदन पंत को पद्म भूषण कब मिला था? तो ये मिला था इनको 1961 में। ठीक है, एक इनकी पत्रिका है रूपाभ। ठीक है, रूपाभ ये मासिक पत्रिका थी जो 1938 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कई बार ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके अलावा देखिए, सुमित्रानंद पंत का एक कुमाऊनी उपन्यास है जो काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, क्या है इनका? कुमाऊनी उपन्यास, जिसका नाम है बुरांस। क्या है इसका नाम? बुरांस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यूनिकोड फॉन्ट है? तो निम्न में से नॉन यूनिकोड फॉन्ट है। तो देखिए, आपको पता है हिंदी, जो हिंदी फॉन्ट होते हैं, आपको पता है जो हिंदी फॉन्ट होते हैं, ठीक है, हिंदी फॉन्ट ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है यूनिकोड फॉन्ट। ठीक है, यूनिकोड फॉन्ट। और दूसरा होता है नॉन यूनिकोड। ठीक है, नॉन नॉन यूनिकोड फॉन्ट। अब देखिए, जो यूनिकोड फॉन्ट होते हैं, ठीक है, जो यूनिकोड फॉन्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है, देखिए, मंगल। ठीक है, एक होता है मंगल, अपराजिता, ठीक है, कोकिला। ये जो होते हैं क्या होते हैं? ये होते हैं यूनिकोड फॉन्ट। अगर आपसे पूछे नॉन यूनिकोड फॉन्ट कौन सा होता है, तो नॉन यूनिकोड फॉन्ट जो होता है ये होता है पूर्तिदेव। कौन सा? पूर्तिदेव। और पूर्तिदेव के साथ आपने एक नाम और याद रखना है, चाणक्य फॉन्ट। ठीक है, चाणक्य फॉन्ट। तो चाणक्य फॉन्ट और जो पूर्तिदेव है ये नॉन यूनिकोड फॉन्ट है। और यूनिकोड फॉन्ट आपको पता है मंगल, अपराजिता और कोकिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस ये। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 में। कब? 15 अगस्त 1995 में।
अगला क्वेश्चन है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन और कई बार रिपीट हुआ है। तो ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आधुनिक दृश्य माध्यम के। किसके? आधुनिक दृश्य माध्यम के। अगला क्वेश्चन है, अर्धसंवृत का संबंध है। तो देखिए, अर्धसंवृत का जो संबंध है वो किससे होगा? तो अर्धसंवृत का जो संबंध होता है गाइज, ये किससे होता है? उच्चारण काल में मुख आधा बंद रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आता है विव्रत। ठीक है, विव्रत की बात करें तो विव्रत में क्या होता है? मुख द्वार पूरा खुला रहता है। ठीक है, मुख द्वार जो है विव्रत में पूरा खुला रहता है। एग्जाम्पल में बड़ा आ। ठीक है, उसके बाद आता है अर्ध विव्रत। कौन सा? अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत में क्या होता है? मुख आधा खुला रहता है। ठीक है, मुख आधा खुला रहता है। एग्जाम्पल में देखिए, छोटा आ, बड़ा ए, बड़ा ओ। ठीक है, आगत वाला आ, ये जो है अर्ध विव्रत होते हैं। अर्ध संवृत की बात करें कि अर्ध संवृत, ठीक है, अर्ध संवृत में क्या होता है? उच्चारण काल में मुख आधा बंद रहता है। ठीक, आधा बंद रहता है। एग्जाम्पल में छोटा ए और छोटा ओ। उसके अलावा संवृत की बात करें, ठीक है, संवृत की, तो संवृत में क्या होता है? उच्चारण काल के समय मुख पूरा बंद रहता है। ठीक है, जैसे ई, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, उच्चारण काल के समय मुख द्वार पूरा बंद रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। तो निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। अगर हम इनको एक एक करके देखें, दुस्साहस को देखें, तो ये कैसे टूटेगा? ठीक है, ये टूटेगा दु प्लस साहस में। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि है। अनुच्छेद किसमें टूटेगा? अनु प्लस छेद। ठीक है, ये भी विसर्ग है। अतएव ये टूटेगा अतः प्लस ऐब में। ठीक है, अब बचा नयन। तो नयन जो है ये अयादि संधि का उदाहरण है। किसका है ये? अयादि संधि का जो है ये उदाहरण है। ठीक है, तो नयन कैसे टूटता है? ने प्लस अन। तो ये किसका उदाहरण है? अयादि संधि का। तो निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं होगा, तो ये नयन नहीं होगा। नयन जो है अयादि संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सुंदर विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो देखिए, सुंदर जो एक विशेषण है, इससे भाववाचक संज्ञा जो है वो क्या बनेगी? तो देखिए, इससे जो सुंदर विशेषण से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी, एक तो बनेगी सुंदरता। ठीक है, और दूसरा बनेगा सौंदर्य। दूसरा कौन सा बनेगा? सौंदर्य। पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला है, हिंदी दिवस की विधिवत शुरुआत कब हुई? तो देखिए, हिंदी दिवस की जो विधिवत शुरुआत है वो कब हुई थी? बात करें, देखिए, हिंदी दिवस यानी हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस आपको पता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और हिंदी को जो संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 में। ठीक है, राजभाषा घोषित किया गया था। लेकिन हिंदी दिवस जो है इसकी विधिवत शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 14 सितंबर 1953 में। ठीक, कब? 14 सितंबर 1953 में, यानी सी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ उदित हुआ? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ उदित हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, मगही बोली का संबंध है। तो देखिए, मगही बोली का जो संबंध है ये है बिहारी से। किससे? बिहारी से। अब बिहारी में कौन कौन सी आती हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, तो बिहारी उपभाषा में कौन सी बोली आती है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। अब देखिए, मैथिली जो है, मैथिली बोली एकमात्र बोली है जिसने राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया है। ठीक है, मैथिली एकमात्र बोली है जिसने राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया है। ठीक है, आपको पता है 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में।
तो इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि का गुण नहीं है। यानी देखिए इसमें 3 गुण है और एक जो है इसमें से दोष है, ठीक है, एक इसमें दोष है। तो वर्णों को संयुक्त करने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, ये जो है एक दोष है ना कि गुण है। तो इसमें यही जो है सही हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देवनागरी का जो गुण है वो कौन से हो जाएंगे, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं है, मूक वर्ण नहीं है, वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि का गुण नहीं होगा, तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा, ये गुण ना होकर क्या है, दोष है। अगला है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो देखिए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है किस वर्ष आयोजित हुआ, तो ये आयोजित हुआ है वर्ष 2023 में। और किस देश में हुआ है, फिजी में। कहां पर हुआ है ये, फिजी देश में जो है इसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अर्थ के आधार पर शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है एकार्थी, ठीक है, एकार्थी शब्द। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, ठीक है, अनेकार्थी शब्द। तीसरा होता है समानार्थी, समानार्थी या जिसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। और चौथा होता है विपरीतार्थी, ठीक है, विपरीतार्थी यानी इसको बोलते हैं व्योम शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानें। तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, तो देखिए चंचू जो है एक तत्सम है, उसका तद्भव क्या होगा, चोंच, क्या होगा, चोंच। गुड़, गुड़ जो है तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, गुण। गुच्छा जो है देखिए गुच्छा, गुच्छा एक तत्भव है, ठीक है, तो यही जो है इसमें तत्भव होगा। और इसका तत्सम अगर देखें तो इसका तत्सम होगा गुच्छ, क्या होगा, गुच्छ। अंश जो है एक तत्सम शब्द है और इसका तत्वव होगा ये वाला अंश, ठीक है। अगला है, अनद किसका पर्यायवाची है। तो देखिए अनद जो है ये किसका पर्यायवाची है, तो अनद जो पर्यायवाची होता है गाइस, ये होता है कुबेर का। कुबेर को क्या बोलते हैं, अनद, यक्षराज, धनाधीप, ठीक है, धनाधीप काफी पूछा जाता है। किन नरेश, ये भी काफी पूछा जाता है, किन नरेश, राजराज, ठीक है, तो ये कुबेर के पर्यायवाची हैं। अगला है, विस्तार का विलोम शब्द है। तो देखिए विस्तार का जो विलोम शब्द होता है गाइस, विस्तार का विलोम शब्द होगा संक्षेप, क्या होगा, संक्षेप। अगला है, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी, किस प्रकार का वाक्य है। वर्षा होगी तो फसल भी होगी, ये किस प्रकार का वाक्य है, तो यह है संकेतवाचक वाक्य। कैसा है, संकेतवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन है, धार काटी उड़ाल ऊंची मुहावरे का अर्थ है। तो धार काटी उड़ाल ऊंची मुहावरे का जो अर्थ होगा ये होगा चढ़ाई के बाद ढलान ही आता है। तो ये क्या अर्थ है, अगर इसका आपसे भावार्थ पूछता तो भावार्थ क्या होगा, दुख के बाद सुख ही आता है, ठीक है, दुख के बाद सुख ही आता है। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए एक तरफ जो है कुछ शब्द दिए हैं और एक तरफ वो उनके कुमाऊनी जौनसारी गढ़वाली जो है अर्थ दिए हैं। तो चौराहा, ठीक है, उसमें सुमेलित वाला देखना जो सुमेलित नहीं है, चौराहा, चौराहे को कुमाऊनी में चौबाट कहते हैं, तो बिल्कुल सही होगा। बिस्तर, बिस्तर को देखिए जौनसारी में सातर कहते हैं, बिल्कुल सही है। चित्रकार को गढ़वाली में क्या बोलते हैं, कलाकार, बिल्कुल सही है। लेखक को गढ़वाली में लेखड़ी बोलते हैं, देखिए लेखक को गढ़वाली में लेखड़ी नहीं बोलते हैं, ठीक है, लेखड़ी किसमें बोलते हैं, तो लेखड़ी बोलते हैं कुमाऊनी में, किसमें बोलते हैं, कुमाऊनी में, ठीक है। और गढ़वाली में क्या बोलते हैं, तो लेखक को गढ़वाली में बोलते हैं लिखवार, क्या बोलते हैं, लिखवार। अगला है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। कई बार जो है ये यूके टपलसी द्वारा रिपीट किया गया है।
तो पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो देखिए आपको पता है अनुप्रास अलंकार के ही क्या है, भेद हैं। ठीक है, अगर आपको देता यमक, अनुप्रास, ठीक है, रूपक, तो आप अनुप्रास लगाते थे सीधे। अब लेकिन इसमें क्या कर रखा है कि अनुप्रास का इसने क्या है, भेद दे रखे हैं। तो ये होता है लाटानुप्रास। क्या आएगा, लाटानुप्रास अलंकार। तो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। तो गाइज ये थे आज के हिंदी के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, आपके जितने भी उत्तराखंड में ग्रुप सी के एग्जाम होते हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमने टेलीग्राम चैनल भी देखिए अपना शुरू किया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ कमी होती है या कोई नया टॉपिक या फिर कोई भी न्यूज़ आपको मिलती है अच्छी, मतलब कोई क्वेश्चन, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, कोई इसकी फीस नहीं है, ठीक है, फ्री में है। और आपको जितनी भी वीडियो आती है उनकी सारी पीडीएफ वहीं पे फ्री में देखने को मिलती हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।